हेलो स्टूडेंट, सबका स्वागत है अपने इस चैनल का नाम है एडुवन। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 साइंस पार्ट 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के जो पहले दो न्यूमेरिकल्स है वो है, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है और वो है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन अ प्लेनेट। What is the value of G on that planet? ओके, सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस से हाइट है वो है 5 मीटर। लेट्स से कि एक बॉल होगी, उसकी ये बॉल है लेट्स से, और उसकी सरफेस से जो हाइट है वो है 5 मीटर। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यानी कि इस बॉल को सरफेस पे आने में 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। सो फिर हम लोग जिस प्लेनेट पे, मतलब यहाँ पे बोला है प्लेनेट, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि अर्थ है, यानी कि हम लोग धरती के ऊपर नहीं है। हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी और प्लेनेट पे, और उस प्लेनेट की कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपल सी बात है अर्थ से डिफरेंट होगी, या डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है, वो तो हम लोग आगे फाइंड करेंगे। सो जो भी प्लेनेट है, सो उसकी जो जी की वैल्यू है यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वो कितने, वो हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें ये दिया गया है कि उसकी हाइट फ्रॉम सरफेस 5 मीटर है और उसे 5 सेकंड लगते हैं सरफेस में, सरफेस तक आने के लिए। सो हमें ये बात फाइंड करना है कि एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी उस प्लेनेट पे कितना है। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। तो गिवन वो है कि यहाँ पे जितना भी डाटा हमें रिक्वायर्ड है, जो भी डाटा पे हम लोग काम करने वाले, वो सबसे पहले हम लोग अलग करेंगे। आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो गिवन क्या है। सो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो टाइम है वो है 5 सेकंड। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो हाइट है फ्रॉम सरफेस वो है 5 मीटर, 5 मीटर। तो हम लोग लिखते हैं एच या डी, जो भी है वो है 5 मीटर। ओके, सो इतना ही हमें डाटा दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद बोला है टू फाइंड। सो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है वैल्यू ऑफ जी। हमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना है। तो आप भी किसी भी न्यूमेरिकल को इसी स्टेप में फॉलो करते करते सॉल्व करिएगा। वैसे गिवन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हर बार जाके हमें क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ता, हमें बस एक ही बार क्वेश्चन को रीड करना है और जो भी डाटा रिक्वायर्ड है उसे अलग कर देना है, ताकि अगर हम लोग जब सॉल्यूशन में हो तो उस वक्त अगर हम लोग कोई भूल गए, कोई डाटा भूल गए, तो फिर से अगर हम लोग जाके देखें तो हमें फिर से क्वेश्चन को रीड करना ना पड़े, हम सिर्फ गिवन देख के भी अपना काम चल सकता है। ओके, सो टू फाइंड तो हमें पता चल गया है, हमें क्या फाइंड करना है वो पता चल गया है, हमारे पास क्या है वो भी पता चल गया है। चलिए फिर सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन क्या है। सो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो टू फाइंड जी। ओके, सो आप सबको पता ही है कि जो जी होता है वो जी होता है, जी होता है एक्सलरेशन। ये एक टाइप का एक्सलरेशन है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो जी इज एन एक्सलरेशन। तो सिंपल बात है, इस जी को फाइंड करने के लिए हमें ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जिसमें एक्सलरेशन मौजूद हो। सो आपको पता ही है एक्सलरेशन सबसे पहले कहाँ पे आपने देखा था। वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में जो न्यूटन का या मोशन का जो चैप्टर था, उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि जो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि फोर्स मतलब मास एक्सलरेशन, इसका मतलब मास और एक्सलेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो ये फोर्स आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले एक्सलेशन का जो टर्म है वो आया था। और एक्सलेशन आपको सबको पता ही है कि एक्सलेशन इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है एक्सलेशन। वैसे ये दो फॉर्मूले तो यहाँ पे है, पर इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी यहाँ पे लग नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना ही हमारे पास वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी टर्म है वो हमारे पास नहीं है, और ना ही हमारे पास मास है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
फिर उसी चैप्टर में आप लोगों ने एक और चीज़ देखी थी और वो थी इक्वेशन ऑफ मोशंस। देयर इज़ अ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं। सो वो कौन से होते हैं? ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने पास 3 इक्वेशंस हैं जो कि मोशंस के हैं। ओके? उसमें सबसे पहली है v इज़ इक्वल्स टू u प्लस at। v इज़ इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म और टाइम की टर्म दोनों भी है। वैसे आप इसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरी है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो इस इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ओके, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी और पोजीशन, यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में, उसकी जो पोजीशन है उसका भी टर्म यानी कि एस यहाँ पे है। सो इसे हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला वाला है वो है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पोजीशन और टाइम, ये दोनों चीज़ें। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, सो ये इस तरह से फिर ये 3 इक्वेशन यहाँ पे है। ओके, सो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसे इन 3 इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसकी कोई भी टर्म। अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करना है तो एक्सेलरेशन, टाइम करना है तो टाइम, या पोजीशन करना है तो पोजीशन। सो हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये 3 इक्वेशंस अपने इस क्वेश्चन में कहाँ पे लगने वाले हैं? सो हमें ये भी समझना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग ने ये तो समझ लिया कि ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे है जो हम लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। पर यहाँ पे इसका क्या काम है? वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये बॉल, ये भी मोशन में, यानी कि एक वक्त पहले ये था 5 मीटर के ऊपर, फिर बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई हो गया, सो ये 5 मीटर नीचे आएगा 5 सेकंड में। सो अभी हमें फाइंड करना है कि एक्सलेशन कितना है। सो जी जो है वो एक एक्सलेशन है और वो एक्सलेशन में फाइंड करना है। ओके, बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या होता है? सो एनी ऑब्जेक्ट विच आर इन फ्री फॉल कंडीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो, मतलब वो अगर हम लोग इस तरह से उसको ड्रॉप कर दें ऊपर से, तो भी आप देख सकते हो कि लेट्स से मेरे मेरे हाथ में जो पेन है, वो अगर मुझे इसको फ्री फॉल करना है तो मैं पहले इसको इसे इस तरह से होल्ड करूंगा किसी भी डिस्टेंस के ऊपर सरफेस से, और फिर इसको छोड़ दूंगा। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी ऑलवेज। सो एनी ऑब्जेक्ट इन द फ्री फॉल, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। सो यहाँ पे u जो है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है, जो यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ तो रहेगी। सो v कुछ ना कुछ तो रहेगा। ओके, सो इसी तरह से फ्री फॉल होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन इक्वेशन में अगर हम फ्री फॉल कंडीशन जोड़ दें तो यहाँ पे जो जो u वाला पार्ट है वो सारा जीरो हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ u है वो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन फ्री फॉल u और इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो फिर अगर हम लोगों ने u को जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो सारी इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाती हैं? सो वो कुछ इस तरह से दिखती है। सो v इज इक्वल्स टू at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सारा u वाला टर्म है वो जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे बचा हुआ टर्म एक तो एक्सेलरेशन है, नहीं तो टाइम है, नहीं तो पोजीशन है। ओके, सो फिर ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम लोग फ्री फॉल के लिए यूज कर सकते हैं।
फॉर अ फ्री फॉल। ओके, सो अभी हमारे कंडीशन में इसमें से कौन सी इक्वेशन लगने वाली है? ओके, तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो हमें यहाँ पे डाटा में दिया गया है कि हमारे पास टाइम है। ओके, हमारे पास टाइम है, हमारे पास एच यानी कि पोजीशन है, जिसे हम लोग एस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास टी है और एस है। तो ऐसे कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे? तो पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एस है और टी है, और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे बढ़िया वाली इक्वेशन है ये वाली। यह हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का जो टर्म है वो भी रिक्वायर्ड है। हम लोग इसे भी यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भी फिर से वही वेलोसिटी लगने वाली है। सो बस यही बची हमें, जो कि हम लोग इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। सो चलो फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं अपना एक्सेलरेशन कितना है। ओके, सो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, बट ए क्या है? ए है जी। हमारे केस में जो ए एक्सेलरेशन है वही तो जी है, और उसे तो हमें फाइंड करना है। सो हमारे केस में ए इज इक्वल टू जी। सो डाटा कहता है कि हमारा एस क्या है? 5 मीटर, और हमारा टी क्या है? 5 सेकेंड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एस नहीं फाइंड करने वाले, हम लोग फाइंड करने वाले हैं जी। सो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। सो अगर हमें जी फाइंड करना है तो हमें इस इक्वेशन को जी के टर्म में लिखना होगा। सो हम लोग इसे जी इज इक्वल्स टू, ये टू आप देख सकते हो, ये टू है, यहाँ से यहाँ चला गया। सो ये कितना बना? 2s, और ये टी है, ये नीचे आ गया टी स्क्वेयर इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से फिर दिखेगा। ओके, जी इज इक्वल्स टू 2s टी स्क्वेयर। ओके, सो अभी हमें बस सब्स्टिट्यूशन करना है। हमारे पास s है, हमारे पास t है। अगर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर ले, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई 2 होता है 10, और 5 स्क्वायर होता है 25। अगर 25 को 10 से डिवाइड कर लें, सो जो आंसर आता है वो होता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेट से हम लोग इसे वेरीफाई कर लें। 0 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 100, क्योंकि यहाँ पे 10 था, पॉइंट बन गया, सो हो गया 100। 25 फोर सा 100। ओके, सो हमें जो आंसर आता है वो आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपको पता ही है कि अपनी अर्थ की जो एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है वो है अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप देख सकते हो, कंपेयर कर ले हम लोग, सो ये तो बहुत ही कम है, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है। तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मून पे किस तरह से एस्ट्रोनॉट ऐसे उड़ते, मतलब वो गए बहुत ही धीरे-धीरे नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर धीरे-धीरे नीचे आते हैं। उस हिसाब से ये जो भी प्लैनेट होगा, लेट्स से कोई भी प्लैनेट इस तरह से अगर होगा और उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 0.4 मीटर पर सेकंड होगी, सो वो बहुत ही कम होगी। सो हम लोग वहाँ पे बहुत ही बड़ी जंप कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम एक्सेलरेशन है, हमें नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर हम लोग बहुत ऊपर से नीचे भी आ गए, तो हमें ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगने वाली। ओके, सो ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ओके, सो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है, और आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आप लोगों ने समझा होगा। और अगर इसी तरह का कोई और क्वेश्चन आपको आ गया, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। चलिए फिर अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियस एक प्लैनेट ए है जिसकी रेडियस है वो हाफ है प्लैनेट बी के मुकाबले। इफ अ मास ऑफ ए इज अ एम ए, यानी कि उस प्लैनेट का जो मास है उस लेट से कि हम लोग एम ए कंसिडर कर लेते हैं। सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, तो मास ऑफ बी कितना होगा, सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन अ बी इज अ हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सा ऐसा घुमा के बोला है, और यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, मतलब बिना नंबर का क्वेश्चन है। सो ये सिर्फ कंसेप्चुअल बेस या थियोरेटिकल बेस न्यूमेरिकल्स रहते हैं, इसमें कोई नंबर्स नहीं रहते।
हमें बस इसको प्रूफ करना होता है। चलिए फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। सबसे पहले हमने पहला स्टेप करना है और वो स्टेप क्या रहता है, ऑलवेज कि गिवन लिख लो। ओके, सो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। सबसे पहला इन लोगों ने बोला है, पहले तो ये बोला है कि यहाँ पे दो प्लैनेट है। लेट्स से हम लोग लिख लेते हैं प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी। दो प्लैनेट है। ओके, सो लेट्स से कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए जो है वो है आर ए। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज आर ए। उसी हिसाब से प्लैनेट बी है आर बी। रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज आर बी। ओके, उसी हिसाब से अगर हम लोग मास लिखने जाए तो मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, जो उन लोगों ने पहले ही बोला है। उसी हिसाब से अगर बी का हो तो क्या होगा, एम बी। सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ जी ऑफ प्लैनेट ए इज जी ए, और वही अगर बी होगा तो सिंपल बात है जी बी, नॉर्मल है। ओके, सो अगर हम लोग इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो लेट्स से कि कुछ ऐसे दिखेगा ए और बी। तो ए का रेडियस आर ए, यहाँ पे आर बी, मास होगा तो एम ए, यहाँ पे एम बी, और जी होगा तो जी ए और जी बी। ओके सिंपल। ओके सिंपल, इतना ही है। तो अभी और उन लोगों ने यहाँ पे कंडीशन भी बोली है। तो कंडीशंस क्या है, सबसे पहली कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ओके, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से आर ए जो है वो आर बी के हाफ है। ओके, आर ए इज हाफ ऑफ आर बी। ओके, सो इसे अब अगर हम लोग समझने जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा कि लेट से यहाँ पे ना एक प्लेनेट है, लेट से ये प्लेनेट है छोटा वाला, और इसका रेडियस है आर ए। ओके, और यहाँ पे एक दूसरा प्लेनेट है तो वो थोड़ा बड़ा है साइज में, तो उसका जो रेडियस है वो आर बी है। सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लेनेट बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये जो है ना इसके हाफ रेडियस है, यानी कि इसके आधे रेडियस में ये प्लेनेट बैठ सकता है। ओके, मतलब ये इसके अंदर ऐसे आधा रेडियस में बैठ जाएगा। ओके, यही यहाँ पे बोला है कि आर ए इज द हाफ ऑफ आर बी। ओके, फिर उसके बाद उन लोगों ने एक और बोला है if a mass of A is ma, what must be the mass? तो हमें मास फाइंड करना है, so that the value of G on a B is a half that of value of A। यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ A इज अ ट्वाइस ऑफ आर बी। या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आर बी जो है, सॉरी आर बी नहीं, जी बी, जी बी। ओके, नॉट आर बी, जी बी। हम लोग रेडियस थोड़ी फाइंड करने वाले हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो जी बी जो है वो है हाफ ऑफ जी ए। मतलब यहाँ पे जो इसकी जो ग्रेविटेशनल पावर है, मतलब अपना जो प्लेनेट ए, लेट्स से ये प्लेनेट अपना ए है ना, और ये है बी। सो जो इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी इसके मुकाबले ट्वाइस है, यानी कि ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है इसका। सो ये जी, लेट्स से ए जी ए है, तो ये क्या होगा, ये होगा जी ए का हाफ, विच इज इक्वल टू जी बी। तो जी बी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट बी, वो हाफ ऑफ जी ए। ओके, इतना सारा इन लोगों ने बोला है। सो यहाँ पे अपने पास कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है। ओके, तो ये दो तो हमें पता चल गया। अभी टू फाइंड क्या करना है। ओके, ये तो सारा गिवन हो गया, इतना लंबा चौड़ा गिवन है। अभी हम लोग ये फाइंड करने वाले हैं कि यहाँ पे मतलब ये देखने वाले कि फाइंड क्या करना है भाई, हमें क्या फाइंड करना है। सो फाइंड हमें ये करना है टू फाइंड मास ऑफ बी। हमें मास ऑफ बी फाइंड करना है, प्लैनेट बी का जो मास है वो कितना है। ओके, सो ये हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, क्या फाइंड करना है। अभी बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि
यहाँ पे हम लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ़ समझ सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है फ़ॉर्मूला। कि ठीक है, सबसे पहले तो डाटा चाहिए, जो कि हमें हमारे पास क्वेश्चन में होता ही है। फिर हमें ये चाहिए कि हमें टू फाइंड क्या करना है, मतलब क्या एग्ज़ैक्टली फाइंड करना है, उस हिसाब से हम लोग फ़ॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग इस केस में हम लोग मास फाइंड करने वाले हैं। हमारे पास डाटा सब कुछ है और अभी नेक्स्ट जो बारी है वो है फ़ॉर्मूला। हमें हम लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोग चैप्टर में जाओगे तो ये आपको पता है कि यहाँ पे जी जो है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जी m upon r square. ओके, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वैसे आप सबको पता ही है कि कैसे आया होगा, किसी नहीं भी पता होगा मैं आपको बताता हूँ कि ये g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर किस तरह से आया है। ओके, सो आपको पता ही है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता ही होगा, जो कहता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास एक्सलेशन, ये तो आपको पता ही है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, बट हमारे केस में एफ क्या है? हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो हमारा जो एफ है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है। सो एफ आप सबको पता ही है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने यही तो बोला था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। Force is equals to gravitational acceleration constant multiply product of masses of two bodies upon distance between them, square of distance between them. ओके, सो हमारे केस में f है जी एम एम अपन आर स्क्वायर। सो अगर हम लोग इस f को अपने दूसरे पहले वाले क्वेश्चन इक्वेशन वाले एम f में अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा। सो सिंपल बात है, f ये इक्वेशन अगर मैं f में डाल दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए। और हमारा ए नथिंग बट क्या है, सिंपल है, हम लोग ए नहीं लिखते यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखते इन केस ऑफ ग्रेविटी हम लोग लिखते जी। हमारा जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वही तो एक्सेलरेशन, मतलब ए की वैल्यू वही तो जी की वैल्यू है। ओके, सो जो एम है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एम है वो मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एम टू जी। तो जी कितना हो गया फिर, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी आप देख सकते हो ये एम और ये एम चला गया, सो बचा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसी तरह से हमारा ये जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, सिंपल है, तो आपको ये तो पता चल गया कि जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू दुनिया में, मतलब पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ वो नहीं बदलने वाली है। ओके, सो जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट और ऑब्जेक्ट, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो फिर इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो सिंपल बात है, फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट ए अपना जी क्या है, जी है जी ए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जी तो, और जो बड़ा जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो जी रहेगा, एम क्या है एम ए, और आर क्या है आर ए। फॉर प्लैनेट ए सब कुछ होगा ए। ओके, और प्लैनेट बी, फॉर प्लैनेट बी सब कुछ होगा बी, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों भी यहाँ पे आ चुके। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें। तो इसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि जी इज इक्वल टू जी एम ए आर ए स्क्वायर और जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन एम आर बी स्क्वायर। तो उसके बाद इनका कुछ तो बीच में रिलेशन तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इनके बीच में रिलेशन किस तरह से फाइंड करें, तो इन लोगों ने एक कंडीशन हमें दिया था और ये था ये वाला कंडीशन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कंडीशन, कंडीशन नंबर 2,
कि जी बी इज इक्वल टू जी ए अपॉन टू। मतलब जी बी ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी है, प्लैनेट बी की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, वो ग्रेविटेशनल ऑफ प्लैनेट ए से हाफ है। ओके, सो ये कंडीशन हमारे पास है। सो इसी कंडीशन में अगर मैं ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दूं तो ये किस तरह से दिखेगा। सो जी बी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। मतलब मैंने जी बी की जगह पे, यहाँ पे जी बी की जगह पे ये सारा इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, और जी ए की जगह पे मैं ये सारा लिखने वाला हूँ, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जो टू है वो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, सिंपल बात है, ये टू डिनोमिनेटर में आने वाला है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इसको रेड में लिख रहा हूँ, ये टू अपना यहाँ का टू है। ओके ओके, सो यहाँ पे टू लिख लिया मैंने। तो अभी हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो जी जी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम है। तो दोनों जगह पे जो अगर एक ही जगह पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा तो कैंसिल हो जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, तो अब हमारे पास इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमारे पास बचा है एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास बचा है, और यहाँ पे ट्वाइस यानी कि टू है। ओके, तो इतने तक तो हम लोग आ गए। अब इसके बाद क्या करें, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कंडीशन नंबर वन, यानी कि ये वाली। तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि जो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है वो हाफ है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के मुकाबले। ओके, सो सिंपल बात है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज एन हाफ। ओके, सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें बस यहाँ पे लिखना है एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए क्या है, आर है आर बी अपॉन टू होल स्क्वायर। ओके, सो एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन ट्वाइस ऑफ। ओके, सो यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचने वाला है, आर बी का स्क्वायर तो आर बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो टू है वो बन गया फोर। ओके, सो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू है, ये चला गया, सो यहाँ पे बचा टू। ओके, सो ये टू ये कुछ इस तरह से दिखेगा फिर, एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए अपॉन आर बी स्क्वायर अपॉन टू। ओके, तो ये टू ऊपर चला गया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये टू यहाँ पे आ गया, आर बी स्क्वायर और आर बी स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम बी इज ट्वाइस ऑफ एम ए, ये ऊपर वाला बचा बस। ओके, एम बी इज अ ट्वाइस ऑफ एम ए, मतलब जो मास ऑफ प्लैनेट बी है, यहाँ पे जो बड़ा वाला प्लैनेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा वाला, इसका जो मास है वो पहले प्लैनेट ए से ट्वाइस यानी कि दो टाइम दुगना होगा। ओके, सो सिंपल यहाँ पे हमने वो प्रूफ कर दिया है, एम बी इज अ ट्वाइस ऑफ एम ए। सो यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के दोनों भी क्वेश्चंस हो गए हैं, और हम लोगों ने प्योरली एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूरी तरह से समझ के हम लोगों ने ये सॉल्यूशन कर दिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और आपके एग्जाम में आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। ओके, तो आज की वीडियो इतने तक ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करें उसके साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, और मिलते अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।